नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक न्यू टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ से शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये है क्या ना, बोला गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reacting species, with each active mass term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient of that species in the chemical reaction। कुछ समझ में है? हमको भी कुछ समझ में नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको। पहले इसको जानने से पहले हम लोग को एक टर्म जानना पड़ेगा, ये एक्टिव मास क्या होता है। व्हाट इज एक्टिव मास? ठीक है, एक्टिव मास, क्योंकि इसी के ऊपर ही पूरा ये जो लॉ है, लॉ का जो स्टेटमेंट है ये, तो ये जो स्टेटमेंट ये पूरा इसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो एक्टिव मास पहले समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका राफ अगर मीनिंग हम लोग जानना चाहे कि इट इज नथिंग बट द मास दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच एक्टिवली take part in the chemical reaction। in the chemical reaction। अगर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो H2 प्लस Cl2, ये रिएक्शन अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है 2HCl। According to the reaction from the concept of stoichiometry, यहाँ पे बोल सकते हैं ये 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस कर 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ पे 2 मोल मतलब अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 2 ग्राम हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना होगा 71 ग्राम क्लोरीन, यहाँ पे कितना प्रोड्यूस करेगा 73 ग्राम HCl। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अच्छा, ये अगर रिएक्शन हमको करना है तो क्या ये मेजर करके लेंगे ये वैल्यू, इतना ही हमको लेना है क्या? इससे अलावा कुछ भी तो ले सकते हैं हम लोग। तो जो भी रिएक्शन करते हैं वो मेजर करके नहीं लिया जाता है, ऐसे ही अंदाज से कुछ भी मिला देते हैं टेस्ट ट्यूब से। तो यहाँ पे मान लो 100 ग्राम हम लोग लिए हैं, यहाँ पे भी मान लो 150 ग्राम लिए हैं, कुछ भी। अभी क्वेश्चन यहाँ पे जितना भी प्रोड्यूस होगा उससे कोई मतलब नहीं है। अभी क्वेश्चन है ये जो वैल्यू लिया गया कि ये वैल्यू क्या मेरे रिएक्शन में पार्ट लेता है? ये वैल्यू नहीं लेता है। यहाँ पे क्या होता है ना, 142 रिएक्शन करेगा तो 8 ग्राम बचा रहेगा। यहाँ पे 142 ग्राम अगर रिएक्शन किया, और यहाँ पे कितना रिएक्शन करेगा 4 ग्राम रिएक्शन करेगा, मतलब बाकी 96 लेफ्ट रहेगा। मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे जो मास लिया गया, जो अमाउंट लिया गया है, वो अमाउंट एक्टिवली रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया। तो रिएक्शन में पार्ट लिया एक्टिवली कितना ना 142 ग्राम, और यहाँ पे पार्ट लिया 4 ग्राम। तो this amount is called active mass, that is the amount of substance which actively take part in a chemical reaction। एक chemical reaction में जितना actively part लेता है, मतलब जो चीज लिया गया है वो उसका active mass नहीं होता है। ये तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट से तुम लोगों को थोड़ा बहुत मालूम है। तो एक्टिव मास को क्या बोला जाता है, इसका और एक नेम है क्या,
Now it is often called activity of the substance. तो अमाउंट एक्टिविटी बोलो या फिर एक्टिव मास बोलो, ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को देखो, हम लोग के पास डिफरेंट यूनिट है इसे मेजर करने के लिए और इसे एक्सप्रेस करने के लिए। पहला यूनिट सिस्टम क्या होता है? एक्टिव मास या फिर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पहला यूनिट सिस्टम होता है कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम। अभी बात है कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम से हम लोग एक्टिव मास को क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है? जैसे मोल पर लीटर, तो मोल नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। अगर यहाँ पे एक सब्सटेंस, एक सॉल्यूट फिक्स्ड सिर्फ NaCl, और यहाँ पे वॉल्यूम है 1 लीटर फिक्स्ड, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास W बाई मॉलिकुलर मास कैपिटल M डिवाइडेड बाई V। देखो ये कांस्टेंट, ये फिक्स्ड, NaCl फिक्स्ड मतलब मॉलिकुलर मास भी फिक्स्ड हो गई, ये दोनों फिक्स्ड। तो कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ द सॉल्यूट, कि कितना हम दे रहे हैं। तो हो गया ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन को भी हम लोग एक्टिव मास के हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो? कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग बोल सकते हैं, इसको। देयरफॉर अगर बोला जाए कि एक्टिविटी दैट इज एक्टिव मास और एक्टिविटी ऑफ ए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इक्वल्स टू हो जाएगा इसका थर्ड ब्रैकेट में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन को। तो एक्टिव मास ऑफ ए दैट इज क्या हो गया? एक्टिविटी ऑफ ए रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो इसका ए सिस्टम में यूनिट क्या होगा? ये सिस्टम में यूनिट होगा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, दैट इज क्या होगा? मोल पर लीटर और मोल लीटर इनवर्स। अभी सबसे एक इम्पोर्टेंट बात नोट करके लिख लो कि ये जो सिस्टम कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ना। इट इज यूज्ड इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, मतलब जब सब्सटेंस सॉलिड होगा तब भी हम यूज करेंगे, लिक्विड होगा तब भी यूज करेंगे, अगर वो सब्सटेंस गैसियस हुआ तब भी हम यूज करेंगे ये सिस्टम। मतलब सब्सटेंस कोई भी स्टेट में हो, हमको कोई लेना देना है नहीं, हम लोग ये कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम हम लोग उसके लिए यूज करेंगे। फाइन। सेकेंड जो मेथड आता है वो क्या ना? पार्शियल प्रेशर मेथड। सेकेंड जो मेथड आता है, सेकेंड मेथड टू रिप्रेजेंट एक्टिव मास ऑफ अ सब्सटेंस, पार्शियल प्रेशर मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर होता क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक मान लो क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें कुछ गैस हम रखे हैं जो ऑब्वियसली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, मतलब नॉर्मल कंडीशन में खुद के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में होना चाहिए। तब देखो ये दो ठो गैस जो रखे हैं हम लोग, इसके लिए टोटल प्रेशर मान लो P, टोटल प्रेशर P। अभी हम क्या किए, मिक्सचर से हम ऑक्सीजन को हटा लिए, यहाँ पे रह गया क्या? ओनली हाइड्रोजन। अभी कंटेनर का वॉल्यूम सेम, सिर्फ हाइड्रोजन है,
अभी ये हाइड्रोजन जितना प्रेशर क्रिएट करेगा कंटेनर का इनर वॉल के ऊपर, वो हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन नहीं रख के अगर ऑक्सीजन रखते तो वो हो जाता प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन। तो क्या होगा ये तीनों के साथ रिलेशन? तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये दोनों का एडिशन नहीं तो है। तो ये जो प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन, अकेला हाइड्रोजन मतलब मिक्सचर का एक कंपोनेंट जितना प्रेशर खुद क्रिएट करता है इनर वॉल में, वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर एट दैट टेम्परेचर, वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अभी बात है हम लोग पार्शियल प्रेशर, एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर से क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? एक्टिव मास तो अमाउंट होता है, एक्टिव मास तो अमाउंट होता है, तो पार्शियल प्रेशर के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, देखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे जो है ऑक्सीजन गैस रखे हैं, तो प्रेशर कैसे क्रिएट करता है? ऑक्सीजन गैस प्रेशर कैसे देता है इनर वॉल में ना? ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल है, हम लोग जानते हैं गैस मॉलिक्यूल इधर उधर रैंडमली मूव करता है, तो खुद के साथ कॉलिशन होता है और कंटेनर का इनर वॉल के साथ कॉलिशन होता है। तो कंटेनर का इनर वॉल का साथ कॉलिशन, यही तो प्रेशर, यही तो प्रेशर होता है ना? तो बोलो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे बढ़ेगा तो इनर वॉल के साथ कॉलिशन क्या होगा? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर अगर बढ़ता है तो कॉलिशन क्या होगा? इट मीन्स कॉलिशन इंक्रीज होगा। कॉलिशन इंक्रीज होगा मतलब प्रेशर वो भी इंक्रीज होगा। मतलब क्या, देखो अमाउंट बढ़ाए प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, अमाउंट इंक्रीज किए प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। मतलब प्रेशर को हम लोग अमाउंट के साथ रिलेट कर सकते हैं कि नहीं? कर डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट जो होगा वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? इसीलिए हम लोग पार्शियल प्रेशर मेथड से एक्टिव मास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना? एक्टिविटी और एक्टिव मास जो भी है, एक्टिविटी ऑफ ए, ऑब्वियसली ए किसमें होना चाहिए? प्रेशर। प्रेशर किसका? गैस के लिए। एक्टिविटी ऑफ ए, दैट इज एक्टिविटी ऑफ ए गैसियस, दिस इक्वल्स टू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। गैस देना जरूरी नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। देयरफॉर इसका यूनिट क्या होगा? प्रेशर का यूनिट, दैट इज एटमॉस्फेयर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, हम लोग ये पार्शियल प्रेशर मेथड को कब यूज करेंगे ना? जब सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस किस में होगा? गैसियस स्टेट में होगा। ओनली गैसियस में अगर मान लो एक रिएक्शन बोल रहे हैं ए प्लस बी, यहां से हो रहा है सी, ये गैस है, ये सॉलिड है, यहाँ पे मान लो लिक्विड फॉर्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये केस में क्या हम लोग पार्शियल प्रेशर मेथड यूज कर सकते हैं? तो ये सब का तो नहीं आएगा वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग बेहतर होगा यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑल द सब्सटेंस आर इन गैसियस स्टेट। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो ए मोल्स ए है प्लस बी मोल्स बी है, प्रोड्यूस हो रहा है सी मोल सी प्लस डी मोल डी। तो ये हो गया रिएक्टेंट स्पीसीज, ये हो गया प्रोडक्ट स्पीसीज। बोला गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब फिक्स्ड रहेगा, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ? टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो रिएक्टिंग स्पीसीज कौन कौन है? ए है, बी है, तो ये लोग का एक्टिव मास के साथ
ये प्रोडक्ट हो, एक्टिव मास का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये चीज बोला गया। इसके बाद क्या बोला गया ना, विथ ईच एक्टिव मास टर्म, विथ ईच एक्टिव मास टर्म रेज टू द पावर, इसका पावर में जाएगा कौन, इक्वल टू द स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कौन कौन है, ये है, यहाँ पे बी है, ऑफ दैट स्पीसीज, मतलब ए का स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, तो वो चला जाएगा उसका पावर में, और बी का स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी, वो चला जाएगा उसका पावर में। अगर ये सारे गैस है, ऑल आर गैसेस, देन रेट ऑफ अ रिएक्शन, इसको अगर आर बोलते हैं शॉर्टकट में, तो क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो सारे गैस है, तो हम क्या यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी यूज कर सकते हैं और पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन से इसको रिप्रेजेंट किए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर बी, बोलो क्लियर। अगर इसको पार्शियल प्रेशर से यूज किए तो यहाँ पे बोलेंगे, अच्छा ये थर्ड ब्रैकेट नहीं होगा तब फर्स्ट ब्रैकेट होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू दी पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू दी पावर बी। इज दैट क्लियर। अगर इसको वैल्यूज उठाएंगे तो इक्वल देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज बोला गया लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके, और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे ऐसे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, बाय।